मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हर्निया क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, कितने टाइप का होता है, ये कौन से ऐसे पर्सन्स हैं जिनमें देखने को मिलता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो हर्निया होता है वो मोस्टली जो 60 से 70% जो पॉपुलेशंस है उसमें देखने को मिलता है। और ये जो हर्निया है वो 60 से, जैसे हमारी एज है वो 60 के बाद में मोस्टली जो मेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उसके भी आपको रीजंस या कारण मैं आगे बताऊंगी। 60 से बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे जो मसल्स है, टिश्यूज है, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं। उसकी वजह से साथ ही साथ में जो हमारे मसल्स या टिश्यूज़ की जो इलास्टिसिटी होती है वो भी कम होती जाती है। और वो लूज होने की वजह से क्या होते हैं, या तो हमारा जो स्टोमक का या फिर इंटेस्टाइन का कोई भी ऑर्गन होता है वो हमारे जैसे बल्ज के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि हर्निया क्या होता है, तो हर्निया क्या होता है, एक एबनॉर्मल प्रोट्रूजन होता है जो कि जैसे हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर बहुत मसल्स या स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से कवर रहता है। लेकिन जैसे ही हमारे जो एब्डोमेंस की जो लेयर है या वहाँ की जो टिश्यूज है वो वीक होने की वजह से क्या होते हैं, उसके जो अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, चाहे स्टोमक है या इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट है या पूरी इंटेस्टाइन है, वो क्या होती है, वो प्रोट्यूस के थ्रू बाहर आ जाती है। ये मोस्टली इसमें जो कंटेंट्स की बात करें तो इसमें हमारे ज़्यादातर एब्डोमेन कैविटी की जो कंटेंट्स है वो बाहर आते हैं। अब ऐसा क्या होता है या इसके क्या कारण हैं, तो मेनली अगर हम बात करें इसके रीजन्स की तो हमारी या तो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, या फिर हमारा एब्डोमेन का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा मोटापा हो, या फिर जैसे महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे, या जिनको लंबे समय से खांसी रहती है तो कफिंग वाले पेशेंट्स में भी बहुत ही कॉमन ये देखा गया है। या जो वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं या फिर जैसे फिजिकल वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो हर्निया की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर कोई भी ट्रॉमा हो गया हो जैसे कि एब्डोमेन के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज है या जो लिगामेंट्स है वो टियर होने की वजह से क्या होते हैं, हमारे एब्डोमेन के जो कंटेंट्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि हर्निया की जो टाइप है, हर्निया की जो टाइप में अगर हम बात करें इसका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें 3 टाइप का होता है मेनली, स्ट्रेंगुलेटेड, रिड्यूसिबल और इनरिड्यूसिबल। इसमें क्या होता है कि जो रिड्यूसिबल के अंदर कि हर्निया का जो कंटेंट्स होता है, अगर हम पेशेंट को लिटा देते हैं तो जो कंटेंट है वो वापस अपनी पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम पेशेंट को खड़ा करके कफिंग करवाते हैं तो लंबे समय तक खड़ा रखते हैं तो उसकी वजह से जो एब्डोमेन के कंटेंट्स हैं वो एक जगह बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो वो तो क्या होता है, रिड्यूसिबल। इसमें क्या होता है, मतलब अपने आप पेशेंट को लिटाएंगे तो वो अपने आप पोजीशन में जाने से पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। इनरिड्यूसिबल की बात करें तो इसमें जो पेरिटोनियम की जो कैविटी होती है उसमें क्या होता है कि कंप्लीटली रूप से वो बाहर चले जाते हैं। अगर हम पेशेंट को लिटाते हैं तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती रहती है। तीसरा है स्ट्रेंगुलेटेड। स्ट्रेंगुलेटेड के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे एब्डोमेन के कंटेंट्स के साथ साथ में हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी क्या होती है, इसके साथ में इन्वॉल्व हो जाती है। और उससे क्या होता है कि जैसे हमारी ब्लड सप्लाई रुकेगी तो वहाँ पे गैंग्रीन या नेक्रोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इमरजेंसी कंडीशन होने के कारण इसमें हमें तुरंत सर्जरी करनी चाहिए। अब जैसे कि नॉर्मल ये हमारे कोई भी इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये हमारी एब्डोमेन्स की वॉल है और ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है। अब ये इसकी जो वॉल है वो वीक होने के कारण से, या तो हमारी जो पेरिटोनियम इसमें जो कंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ प्रेशर डाल करके एक प्रोट्यूस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये जैसे इंटेस्टाइन का है वो क्या होता है, ट्रैप होकर के वापस चला जाता है।
तीसरा है जैसे कि अगर हम स्ट्रेंगुलेटेड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारी ब्लड सप्लाई है वो कंप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है गैंग्रीन या नेक्रोसिस की कंडीशन धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। ये होता है इरिड्यूसिबल। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये सेक के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये वापस जैसे पेशेंट को हम लिटाते हैं तो इसको हम जैसे धक्का मारते हैं या लिटाने पर क्या होता है ये जो कंटेंट है वो वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है। इस टाइप से ये क्या होता है 3 टाइप का होता है। अगर हम बात करें कि जो हर्निया है उसमें भी अलग टाइप होते हैं, तो जैसे इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमेन की जो वॉल होती है उस एब्डोमेन की जो वॉल के अंदर क्या होता है उसका जो लोअर पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है। जो 75% है उसके अंदर हमारे एब्डोमेन की जो वॉल होती है वो इन्वॉल्व होती है, और 25% से ये ज़्यादातर क्या होता है मेल के अंदर देखने को मिलता है। अब इंग्वाइनल हर्निया भी 2 टाइप का होता है, इनडायरेक्ट हर्निया और डायरेक्ट हर्निया। अब ये क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब अगर हम बात करें कि जो इनडायरेक्ट हर्निया होता है वो क्या होता है, तो इनडायरेक्ट हर्निया के अंदर क्या होता है कि जैसे ये हमारे एक नॉर्मल इंग्वाइनल कैनाल होती है, तो इस इंग्वाइनल कैनाल के अंदर क्या होता है यहाँ पर होती है वो डीप इंग्वाइनल रिंग या फिर इंटरनल रिंग, और यहाँ पे क्या होती है सुपरफिशियल रिंग होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट जो हर्निया होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे जो एब्डोमेन का कोई भी कंटेंट है वो डीप रिंग से होता हुआ क्या होता है सुपरफिशियल रिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो वो तो क्या होता है इनडायरेक्ट। लेकिन अगर यही हर्निया मतलब एब्डोमेन का कोई भी कंटेंट है वो अगर हमारी इंग्वाइनल कैनाल के पोस्टीरियर पार्ट मतलब पोस्टीरियर जो वॉल होती है उससे निकलता है, तो वो क्या होता है डायरेक्ट हर्निया कहा गया है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है कि पहले डीप रिंग से लेकर के क्या करता है ये सुपरफिशियल रिंग में आता है। ये जैसे कि ये हमारी डीप रिंग है, तो इस डीप रिंग से होता हुआ क्या करता है सुपरफिशियल रिंग से बाहर निकलता है, तो ये इनडायरेक्ट है। और डायरेक्ट के अंदर क्या होता है कि ये हमारी जो पोस्टीरियर वॉल होती है इस पोस्टीरियर वॉल से होता हुआ क्या होता है जो सुपरफिशियल रिंग है उससे बाहर निकल जाता है, तो ये क्या होता है डायरेक्ट हर्निया। जैसे ये इनडायरेक्ट हर्निया है ये डायरेक्ट हर्निया है। अगर हम बात करें दूसरा है फ्यूमोरल हर्निया। फ्यूमोरल हर्निया के अंदर क्या होता है कि कोई भी जो कंटेंट होता है वो जो कंटेंट क्या होता है अगर हमारी जो फ्यूमोरल रिंग होती है उस फ्यूमोरल रिंग से क्या होता है बाहर निकलता है, तो वो फ्यूमोरल हर्निया कहलाता है। इसमें क्या होता है जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर या फिर पेरिटोनियम, जो हमारी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है इसके साथ में बाहर आ जाती है। तो ये पेरिटोनियम की जो मेम्ब्रेन है या यूरिनरी जो ब्लैडर है वो हमारी फ्यूमोरल कैनाल से अगर बाहर निकलता है तो वो फ्यूमोरल हर्निया कहलाता है। ये मेनली क्या होता है वुमेन्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो फीमेल्स की जो पेल्विक होती है वो चौड़ी होती है, और ये जो मोस्टली देखने को मिलती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ओबेसिटी प्लस प्रेगनेंसी की वजह से हमारा जो एब्डोमेन के जो लोअर पार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया में क्या होता है कि जैसे कोई भी हमारी एब्डोमेन की जो सर्जरी हुई थी उसमें क्या होता है जैसे कि हमने इंसिजन लगा दिया लेकिन इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो या फिर जैसे सूचर ढंग से ना लगे हों, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है या जैसे सूचर्स में इन्फेक्शन होने के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस के रूप में या फिर जैसे वहाँ पे कोई भी सर्जरी का स्कार बन गया हो, तो इसमें क्या होता है कभी कभी इन्फेक्शन होने की वजह से कोई भी जो पार्ट है जहाँ हम उसको इंसिजन लगाते हैं उस सूचरिंग करने के बाद में क्या होता है कि जो एब्डोमेन के कंटेंट उस इंसिजन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, या फिर जैसे कि क्या होता है कि जैसे इंसिजन हीलिंग अपर्याप्त मतलब ढंग से नहीं हुआ हो उस कंडीशन के भी अंदर देखने को मिलता है, या पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर जैसे वुंड में इन्फेक्शन हो गया हो या फिर जैसे मोटापा हो तो उसकी वजह से इंसिजन हर्निया देखने को मिलता है। अब अगर हम नॉर्मल का बात करें कि जो नॉर्मल जो हर्निया है
उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो नॉर्मल जो स्टार्टिंग फेज होती है उसमें हमें ऐसा कोई स्पेसिफिक साइन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो लंबे समय से, या जिनको लंबे समय से, जैसे मैंने बताया कि जिनको खांसी रहती है, या फिर लंबे समय से जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है पेशाब में जलन या जैसे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हम उसमें नोटिस करते हैं कि ऐसा कुछ नीचे हैवीनेस जैसा फील हो रहा हो, तो उसमें जैसे कि हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, या फिर जैसे कि हम कोई भी वज़न उठाते हैं तो हमें पेन होता है, और नीचे की तरफ जहाँ पे टेंडरनेस निकलती है और बल्जिंग दिखाई देती है। या जैसे पेशेंट है थोड़ा बहुत भी खांसता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे इंग्वाइनल रीजन के अंदर या फीमोरल रिंग के वहाँ पर कि जैसे कुछ उभार जैसा बाहर दिख रहा है। सीवियर सिम्टम्स के अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा सीवियर और सडनली पेन होगा, उल्टी जैसा मन करेगा या उल्टी हो सकती है, साथ में उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जो हर्निया के अंदर देखे जाते हैं। बाकी उसकी जो साइज है प्लस उसकी पोजीशन है और उसकी जो साइट क्या है उस पर डिपेंड करते हैं उसके साइन और सिम्टम्स। अगर हम बात करें कि हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, तो नॉर्मल जैसे कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि एक पेशेंट है जो हमारे पास हर्निया का आया है, तो उसको हम बोलते हैं कि या तो आप एकदम सीधा खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद में पेशेंट को हम कफ करने के मतलब खांसने के लिए बोलते हैं। जैसे ही पेशेंट खांसता है तो उसके एक तो जो बल्जिंग का जो पार्ट है वहाँ पे एक उभार नुमा संरचना दिखाई देती है, या फिर जैसे कि हम खांसते टाइम जैसे इंग्वाइनल रीजन है उसमें अगर हम फिंगर लगाते हैं या जैसे फिंगर लगाने से वहाँ पे क्या होता है हमें इम्पल्स दिखाई देती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम पेशेंट को हर्निया को आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर जैसे कि पेशेंट को खड़ा करने के बाद में उसको कफ कराते हैं, उसके बाद में जैसे पेशेंट को हम लिटाते हैं, लिटाने के बाद में क्या होता है कि जो हर्निया के जो कंटेंट्स होते हैं वो वापस रिड्यूस होकर के अपनी पोजीशन में चले जाते हैं, तो उसमें भी हम एक आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हर्निया ही है। उसके अलावा जैसे हम एक्सरे करवा सकते हैं एब्डोमेन का, तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हमें वो दिखाई देने लग जाएगा। जैसे स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी रुक जाती है, साथ में कोई भी इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो स्ट्रेंगुलेटेड हो जाता है या ट्विस्टेड हो जाता है, तो वहाँ पे जो गैंग्रीन या नेक्रोसिस की जो कंडीशन डेवलप हो गई है तो वो भी हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल जैसे कि ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, तो उसमें जैसे CBC करवा सकते हैं या फिर WBC करवा सकते हैं, या जैसे कोई इन्फ्लामेशन के लिए या इन्फेक्शन है या टिश्यूज़ को नेक्रोसिस है तो उसके लिए भी हम एक नॉर्मल टेस्ट करवा सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि नॉर्मल अगर हर्निया की स्टार्टिंग कंडीशन है तो उसमें हमें पेशेंट को क्या एडवाइस करना चाहिए, तो अगर हम जैसे कि अब इसमें हमने बताया था कि लंबे समय तक इसमें क्या होता है कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहता है, तो हमें बहुत ज़्यादा जैसे स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी फूड के साथ साथ में क्या होता है कि जैसे कि या लंबे समय तक जैसे कि पेशेंट को खाना खाने के बाद में सोना या फिर एकदम बैंड वाली पोजीशन में नहीं बैठना चाहिए, या बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए, या अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग को रुकवा देना चाहिए, क्योंकि अगर स्मोकिंग करेगा तो उसको खांसी की प्रॉब्लम रहेगी और जितनी ज़्यादा उसको खांसी या कफ रहेगा उतने ही ज़्यादा हर्निया की जो कंडीशन और ज़्यादा बढ़ेगी। साथ में अगर हम बात करें कि ऐसे जो गैस बनाएं या कॉन्स्टिपेशन के लिए जैसे कि केला है, बेसन है, ऐसे जो फूड्स हैं उनको हमें अवॉइड करवाना चाहिए, या कोई भी जैसे भारी वजन है उसको भी उठाने से मना करना चाहिए, या साथ में जैसे कि इस पोजीशन के अंदर उसको नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि इस पोजीशन में बिठाने से क्या होता है उसके जो लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से जो कंटेंट्स है वो वापस और नीचे की तरफ बढ़ते हैं। या जैसे कि ऐसा खाना जिससे खाना खा करके जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली हमें बेड रेस्ट करना चाहिए, हमें ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जैसे कि बहुत ज़्यादा वजन उठाना या बहुत ज़्यादा तेज़ रनिंग करना, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं करना चाहिए। बाकी जैसे थोड़ा बहुत रनिंग है, नॉर्मल वर्कआउट है वो हमारा करना चाहिए।
साथ में जैसे वेट गेन ना हो ऐसे फ्रूट्स या ऐसी डाइट ले सकते हैं हम। अगर हम बात करें कि इसमें हम अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो वो हम क्या करवा सकते हैं, तो इसमें एक चीज़ और है, हम इसके अंदर 3 फिंगर टेस्ट करवाते हैं। 3 फिंगर जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो 3 फिंगर टेस्ट होता है वो हम जो हमारी 3 अंगुलियां हैं उससे करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर है उसको हम कहाँ पर रखते हैं, हमारी डीप रिंग पे रखते हैं। और जो मिड फिंगर होती है उस मिड फिंगर को रखते हैं सुपरफिशियली रिंग पर। और जो रिंग फिंगर होती है, रिंग फिंगर को रखते हैं हम फ्यूमरल कैनाल पर। इस टाइप से हम तीनों अंगुलियों को रखने के बाद में पेशेंट को कफ करने के लिए बोलते हैं कि खांसना है। तो अगर हम जिस अंगुली पे हमें पल्स फील होती है उसके अकॉर्डिंग हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हर्निया कौन से टाइप का है। अगर हमें इंडेक्स फिंगर पे पल्स फील होती है तो ये इनडायरेक्ट हर्निया है। अगर हमें मिडिल फिंगर पे मतलब सुपरफिशियल रिंग पे अगर हमें पल्स फील होती है तो वो डायरेक्ट हर्निया है। अगर हम फीमोरल जो रिंग होती है अगर उस पर जो रिंग फिंगर को रख कर के पल्स फील होती है, हमारी जो रिंग फिंगर रखी हुई है, तो वो क्या होता है, फ्यूमरल हर्निया है। इस प्रकार जो 3 फिंगर टेस्ट है वो हर्निया के अंदर बेस्ट टेस्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये टेस्ट है उनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन से टाइप का हर्निया है और कौन सी पोजीशन पे है। और ये बहुत इजी होता है, इसमें हमें जैसे किसी प्रकार का ब्लड सैंपल इसमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अगर इंग्वाइनल हर्निया है या फ्यूमरल हर्निया है तो उसके अंदर जैसे कि नीशन फंडोप्लिकेशन कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपी करा सकते हैं या हर्नियोग्राफी करा सकते हैं। इसके अंदर हम मैस भी डाल करके क्या करते हैं, जो हमारे एब्डोमेन के जो कंटेंट्स होते हैं हर्नियोग्राफी के अंदर, उसमें क्या करते हैं हम उस पार्ट को जो बहुत ज़्यादा बल्जिंग हो गई है उसको कट करके हम उसमें स्टिचिंग करने के बाद में हम क्या कहते हैं मेस डाल देते हैं, ताकि जो एब्डोमेन के अपर एब्डोमेन के जो कंटेंट्स हैं वो नीचे की तरफ ना जाए, वो मेस की वजह से वहीं रुक जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है हर्नियोग्राफी, ये पूरा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। अगर हम बात करें कि इसमें हमें पेशेंट की कैसे हिस्ट्री लेनी चाहिए कोई भी ऑपरेट करने से पहले, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी हिस्ट्री, कि हर्निया में सबसे पहले उसकी हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पहले हम पेशेंट से ये पूछते हैं उसकी एज क्या है, क्योंकि अगर 65 से ज़्यादा है तो और ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि उसकी एज के अंदर पेशेंट्स को जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है तो उसके जो टिश्यूज़ है वो लूज होते जाएंगे, तो उसकी वजह से पेशेंट की हम एज जानते हैं, साथ में उसको कितने टाइम से हर्निया है, ताकि उससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि हर्निया कौन सी पोजीशन में है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, कितना लंबे समय से है, साथ में उसकी हाइट और वेट है, ताकि उससे हमें पता चले कि उसमें उसकी ओबेसिटी है या नहीं है उसके बारे में, साथ में हर्निया की कौन सी जगह है उसमें हम ये पता करते हैं कि हर्निया का कौन से नंबर का स्कोर है, कौन से टाइप का है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, साथ में ये सब चीज़ें हम उसके हर्निया के पहले से कि भाई इंग्वाइनल हर्निया है या फ्यूमोरल हर्निया है या अम्लाइकस है, तो इसके बारे में हम उसकी साइड से या उसकी पोजीशन से पता कर सकते हैं। साथ में पेशेंट से हम उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री पूछते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री से साथ में हम ये पूछते हैं कि जैसे उसको भाई जैसे उसने पहले पास्ट के अंदर कोई ऑपरेशन करवाया हो, या फिर जैसे कोई लंबे समय से कोई ऐसी बीमारी से परेशान हो, या फिर जैसे लंबे समय से उसे खांसी हो, या जैसे पल्मोनरी डिजीज है, तो उस पास्ट हिस्ट्री के बारे में हम जानना। साथ में जैसे कि कोई भी जैसे हमने जैसे सर्जरी करवाई है तो सर्जरी करवाने के बाद में हम उसके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानते हैं कि भाई आपने कोई सर्जरी करवाई थी जैसे कि अपेंडिसाइटिस की, तो अपेंडिसाइटिस में मेनली हम क्या करते हैं, जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर के जो अम्लाइकस पार्ट होता है उसके बीच में उसका जो मिडिल टू थर्ड पार्ट होता है, वहाँ पर क्या होता है अपेंडिसाइटिस की पोजीशन होती है। तो वहाँ पर अगर जैसे अपेंडिसाइटिस का उसका ऑपरेशन हुआ हो तो
उसकी वजह से भी एक हर्निया हमें देखने को मिल सकता है। साथ में हमने जैसे कोई भी एब्डोमेन जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसमें हम ये पूछते हैं कि भाई आपके कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ या इस टाइप का कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ताकि उसके कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिले। साथ में उसमें ये भी देखते हैं कि कोई भी वुंड है उसका इन्फेक्शन है, या फिर जैसे कोई भी एडिशन बन के जैसे वहाँ पे चिपक गया हो, जैसे हमारे स्टोमक या इंटेस्टाइन के जो कंटेंट्स, तो इन सब के बारे में हम एक बार पेशेंट से थोड़ा नॉर्मल हिस्ट्री के थ्रू जानते हैं। साथ में अगर स्मोकिंग पेशेंट से हम पूछते हैं कि आप कोई स्मोकिंग करते हो क्या, क्योंकि मोस्टली जो भी स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर जैसे पल्मोनरी डिजीज देखने को मिलती है या अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें बहुत लंबे समय से कफिंग की प्रॉब्लम रहती है, या फिर जैसे बाउल मूवमेंट्स की आपकी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, या जिससे बहुत ज़्यादा डायरिया की कंडीशन भी नहीं रहती हो, तो उस कंडीशन के एक नॉर्मल हिस्ट्री जानते हैं। क्रॉनिक कफ के बारे में जानते हैं। साथ में हिस्ट्री के अंदर भी हम हर्निया की पोजीशन को जानते हैं कि उसके घर में से जैसे उसके दादाजी को या मम्मी को, तो इनके बारे में, क्योंकि ये कुछ ऐसी होती है फैमिली हिस्ट्री जो जेनेटिक भी होती है, तो ये इनके बारे में हमें जानना चाहिए। अब नॉर्मल अगर हमने जैसे कि आप ऑपरेशन कर दिया हमने हर्निया का, तो उसके बाद में हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है, जैसे कि पोस्ट हर्नियोरेफी पेन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है, या फिर जैसे हर्निया रिकरेंस दोबारा भी देखने को मिल सकता है, या जैसे हर्निया का हमने ऑपरेट करने के बाद में वहाँ पे वुंड में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर जैसे कोई भी इस्चीमिया की कंडीशन डेवलप हो करके वहाँ पे गैंग्रीन या नेक्रोसिस की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। तो ये हमें एक हर्नियोरेफी या कोई भी सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद में कुछ हमें पोस्ट जो ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।